नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेते ही एक ऐसे महामानव का नाम हमारे सामने आता है, एक ऐसे व्यक्तित्व का दृश्य उभरता है जिन्होंने जीवन पर्यंत सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का संदेश दिया। आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज जब हम पूरे देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो गांधी ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी, जिस देश की कल्पना की थी, हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसी परिदृश्य में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी, जो निदेशक हैं गांधी अध्ययन पीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, और हमारे दूसरे अतिथि हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, जो अध्यक्ष हैं हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलानुशासक भी हैं, तो आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। हम बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी से कि गांधी जी का जब नाम हमारे सामने आता है और आज़ादी के 75 वर्ष जो इन यात्रा है, तो गांधी ने जिस देश की कल्पना की थी, आप उसको कैसा पाते हैं, क्या देखते हैं? सर्वप्रथम मैं गांधी को नमन करता हूँ। गांधी की बात जब भी आती है तो गांधी एक व्यक्ति के रूप में भी और एक विचार के रूप में भी, दोनों रूप में बहुत ही प्रासंगिक होते हैं। व्यक्ति के रूप में गांधी की प्रासंगिकता इसलिए है कि जब हम अपने आज के युवाओं को उनके चरित्र और उनके आचरण के बारे में और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बारे में, यहाँ तक कि अगर हम उनकी दैनंदिनी की जीवन शैली के बारे में भी बात करते हैं तो वो भी विचारणीय भी है और अनुकरणीय भी है। विचार के रूप में जब गांधी की बात करते हैं तो हमें याद आता है 1915, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कांग्रेस के अधिवेशन में इस आशय से आमंत्रित किया था कि राष्ट्र की जो स्वतंत्रता की बात चल रही थी, उस स्वतंत्रता के नायक के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का अभिवादन कर रहा था भारत, जिससे अकूत आकांक्षाएं थीं और बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थीं। गांधी ने न केवल उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण किया, बल्कि उससे बढ़कर एक नए भारत की संकल्पना की, जिसकी वैचारिकी अलग प्रकार की थी और बिल्कुल आधुनिक थी। गांधी को अगर देखें तो अतीत और आधुनिकता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो गांधी एक नायक थे। राजनीतिक स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हो गई। उसमें अगर गांधी के अवदानों को देखें तो बहुत जगह लिखा और पढ़ा गया है और उस पक्ष से लगभग सभी परिचित हैं। लेकिन 1947 के बाद और उसके बाद की हम 75 वर्ष की यात्रा पूरा करके अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में गांधी जब हमारे बीच नहीं थे, उस समय उनके विचार प्रासंगिक थे, चाहे वो हिंद स्वराज में लिखी हुई बातें हों, मेरे सपनों के भारत की बात हो या गांधी की आत्मकथा हो। ये विचार इतना अनुप्राणित करते हैं युवाओं को कि यदि इन विचारों पर भारत चले, भारत के युवा चलें, तो हम विश्वगुरु का जो सपना आज देख रहे हैं वह पूर्ण हो जाएगा। गांधी की जो 3 मूल विचार हैं, सत्य, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता, इसे भारत ही नहीं पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। गांधी के अनुयायियों को देखें और गांधी के अगर विचार के मानने वालों को देखें तो भारत के साथ साथ दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उनके विचारों को प्रत्यक्षतः नकारता है। इस पे बहस हो सकती है, विचार हो सकता है, लेकिन विचारों की प्रासंगिकता कभी भी कम नहीं होती है। जी बंशीधर जी, जैसा कि आपने कहा कि सत्य, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 मूल आधार स्तंभ हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिसे फॉलो किया, जिसका पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया। हम निश्चित रूप से गांधी को एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर निरंजन सहाय जी हैं। निरंजन जी, जब हम बात करते हैं गांधी की, तो अक्सर हमारा जो गांधी का एक तालीम है वो हमें पढ़ाया भी गया है विद्यालय में, जब हम कहते हैं कि गांधी चाहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गांधी जी ने तो बुनियादी तालीम की भी बात की थी। गांधी जी को जब हम लोग याद करते हैं तो 2-4 बातें साफ तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। उनके जो हथियार थे, सत्य और अहिंसा, उसकी शुरुआत कैसे होती है? गांधी ने यंग इंडिया में लिखा कि उन्हें दुनिया की पहली सत्याग्रही महिला के रूप में मीरा नज़र आती हैं। अब आप मीरा के जीवन को याद कीजिए। वे सामंतवाद से जूझती हैं और अपने सत्याग्रही तेवर के कारण सौंदर्य और प्रेम की दुनिया के ऐसे आख्यान रचती हैं जिनके कारण हम मुक्तिधर्मा लोगों की आवाज़ को उसमें वाबस्ता पाते हैं। गांधी वहाँ से सत्याग्रह की प्रेरणा लेते हैं और सत्य और अहिंसा पर चलते हैं। और भारत की आज़ादी जब मिलती है और हमारा परिपक्व लोकतंत्र
बने इस बात की शुरुआत होती है तो समानता, न्याय और बंधुत्व इसकी भी बात होती है। खूबसूरत बात यह है कि गांधी जी अन्य स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तरह नहीं थे। उनकी विचार प्रक्रिया में आप पाएंगे कि उन्हें मालूम था कि कोई भी साम्राज्यवाद सामंतवाद के कंधे पर चढ़कर ही आता है। इसलिए गांधी जब साम्राज्यवादी ताकतों से जूझ रहे थे, उसी वक्त हरिजनों की मुक्ति का भी आंदोलन चला रहे थे। सफाई को लेकर उनके मन में जो एक विचार था, आपको याद ही है कि कई बार उनको अपनी पत्नी कस्तूरबा जी से अनबन भी हुई थी एकदम आरंभिक दिनों में, लेकिन उन्होंने अपने रंग में ढाल लिया था कस्तूरबा जी को भी। तो इस तरह की बातें, या महिलाओं के जो संदर्भ जो हमारी सभ्यता ने कई बार छोड़ दिया था, समानता के, न्याय के दर्शन के आधार को मानने से इनकार करते हुए स्त्रियों की आज़ादी के सवाल को पीछे छोड़ दिया था, गांधी इस बात को समझते थे। इसलिए वे सभाओं में स्त्रियों की भागीदारी को लेकर खास तौर पर चौकन्ने रहते थे। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब जब बुराई के खिलाफ लड़ने का मन हमारा होगा, हमें गांधी याद आते रहेंगे, और किस खूबसूरत अंदाज में याद आते रहेंगे। हम लोगों का जो बचपन था उसमें अक्सर रेलवे स्टेशन पर हम लोग एक बात देखते थे कि वहाँ पर गांधी की तावीज़ नाम का एक पट टंगा रहता था। उसमें एक बात लिखी रहती थी, शब्दशः हूबहू तो मुझे याद नहीं है, संदेश याद है। उसमें उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास अनिर्णय की स्थिति हो जाए, तुम्हें पता न चले कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तुम उस आदमी को याद कर लेना जो तुम्हारे जीवन में सबसे दुखी आदमी के रूप में मिला हो, और फिर करते हुए कोई काम या करते हुए कोई क्रिया या सोचना कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है यह उस आदमी के पक्ष में है या विपक्ष में। और इस तावीज़ के बल पर केवल लोकतंत्र ही नहीं, हम विश्व नागरिक बनने की जो एक अवधारणा है उस ओर बढ़ सकते हैं। तो गांधी जब अमृत महोत्सव में गांधी को याद करते हैं तो केवल भारतीय ही नहीं, वैश्विक नागरिक के रूप में हमारी उपस्थिति के संदर्भ क्या हो सकते हैं, इसे समझने में हमें बहुत आसानी मिलती है। जी जी, जब हम गांधी की बात करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा अभी प्रोफेसर निरंजन सहाय जी ने, तो गांधी हमारे सामने वर्ल्ड सिटीजन, जिससे हम विश्व नागरिक के रूप में उन्हें जानते हैं, क्योंकि उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि वो पूरे विश्व का कल्याण चाहते थे। और वसुधैव कल्याण की जो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा हमारे देश में है, गांधी जीवन पर्यंत उसको अपने में शामिल करते हैं, उसको आत्मसात भी करते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर निरंजन सहाय जी ने कहा कि गांधी ये कहा करते थे कि जब भी आपके मन में संशय की स्थिति हो, मुझे ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ये सही है या गलत है, तो उस संशय की स्थिति में समाज के उस अंतिम व्यक्ति को याद करिए, अंतिम जन को याद करिए, उस कृत्य से उसका भला होगा क्या। अगर आपके मन में आपकी आत्मा ये उत्तर देती है कि हाँ, तो निश्चित रूप से उसका कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर वंशीधर पांडे जी, अभी वर्तमान में जो विकास का दौर चला है, हम जहाँ विकसित हो रहे हैं, जिस राष्ट्र पर अग्रसर हैं, आपको क्या लगता है कि विकास की गति में वो अंतिम व्यक्ति का विकास हो पाया है जिसका विकास गांधी चाहते थे? बहुत ही समीचीन और बहुत ही जिसको कहते हैं रेलेवेंट बात है। गांधी ने कहा भी था और ये लिखा हुआ भी है, और शायद गांधी अगर आज के दौर में होते तो वो मशीनों का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए व्यक्ति के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनके लिए होती। क्योंकि एक जगह उन्होंने लिखा है कि अगर प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, उत्पादन ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, उत्पादन कम से कम लोगों द्वारा किया जाए और अधिक से अधिक लोगों के द्वारा इसका उपभोग किया जाए, तो इससे समाज के बीच में एक ऐसी खाई उत्पन्न होती है जहाँ पे कि एक वर्ग की अवधारणा जन्म लेती है। इसलिए इस समय वर्तमान परिस्थिति में जो विकास की बात है और जिसमें कि व्यक्ति की भागीदारी कम हो रही है और मशीनों की भागीदारी ज़्यादा हो रही है, गांधी हमेशा इसमें संतुलन की बात करते थे। गांधी ने कभी भी किसी भी प्रकार के मशीनीकरण का कभी भी विरोध नहीं किया था, लेकिन ऐसा कोई भी मशीनीकरण जो व्यक्ति के विरोध हो, गांधी ये हमेशा कहते थे कि ऐसी मनुष्य जो स्वयं अपने आप में उसके भीतर एक मशीन है जो उसे संचालित करती है, उसका विरोध मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई भी परमाणु बम बने जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाए और मनुष्यता के लिए एक प्रकार का खतरा हो, ऐसे किसी भी वैज्ञानिक खोज का समर्थन गांधी द्वारा नहीं किया जाता था। तो आज के विकास में जिस संतुलन की आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक संतुलन की आवश्यकता, चाहे सामाजिक संतुलन की आवश्यकता, यह गांधी के मार्ग पे चल के किया
जा सकता है, क्योंकि स्वावलंबन का जो सपना उन्होंने देखा था वह गांव में बैठे हुए भी एक व्यक्ति के लिए देखा था और नगर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए देखा था। लेकिन जिस प्रकार से औद्योगिकरण नगरीय क्षेत्रों में हो गया है, सारी सुविधाएं वहां पर केंद्रित हो गई हैं और उससे हमारा ग्राम स्वराज का जो गांधी का सपना और सर्वोदय का सपना था, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा पीछे छूट रहा है। ऐसे में जैसा कि अभी हमारे सहयोगी निरंजन सर ने कहा कि जो एक गांव के विकास की अवधारणा, जो न्यूनतम स्तर पर जो व्यक्ति है अंतिम पायदान पर बैठा हुआ, उसके विकास की अवधारणा और उसके उच्च स्तर पर जाने की अवधारणा, ये अगर गांधी के विचारों पर चलना है तो पहले हमें इसे साकार करना होगा। और निश्चित रूप से यह बात दीगर है कि जो इस समय स्वच्छता की नीति हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, या जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो गांधी के नई तालीम को उसमें जरूर सम्मिलित किया गया है। इस ओर हम जा रहे हैं और गांधी के विचारों को किसी भी प्रकार से अगर हम अपने इन चीज़ों में आत्मसात कर लें तो हमें लगता है कि 2030 आते आते पुनः हम उस सपने के गांधी के भारत को निर्मित कर पाएंगे जो उन्होंने बहुत पहले देखा था भारत के लिए। जी हाँ, जिसकी बात अभी वंशीधर पांडे जी कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गांधी का जो दृष्टिकोण था, गांधी चाहते थे कि समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और उन्होंने मशीनों और आदमी के विकास में दोनों में सामंजस्य की बात की थी। गांधी लगातार यही कहते रहे, लंका शायर की घटना हो या जो भी है, गांधी ने मशीनीकरण का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि मशीन से जो आदमी का ये हो रहा है, जनमानस का, जन सामान्य का जो अहित हो रहा है, उसके विरोधी थे गांधी। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की जा रही है और अब हम उस ओर आगे अग्रसर भी हो रहे हैं। प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, आत्मनिर्भर भारत को गांधी के विचार से आप कैसे जोड़ पाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है। बंशीधर जी ने ठीक याद दिलाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे प्रावधान को अभी आप देखें तो आपको पता चलता है कि उसमें कौशल विकास की बात की गई है। और जब गांधी बुनियादी तालीम की बात कर रहे थे तो उसमें कौशल विकास की भी बात कर रहे थे। मैं जिस संस्था से आया हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बसंत पंचमी के दिन उसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे कि 1921 बसंत पंचमी के दिन स्थापित यह जो विद्यापीठ है, उसके उद्घाटन भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, जैसे कि शिक्षा में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि शिक्षा की भाषा क्या होगी, ये तमाम मुद्दे वहाँ पर थे। और उनमें इस बात पर बल दिया गया था कि जो पढ़ाई है वह लकीर का फ़कीर बनने की बात नहीं है। मुझे याद आ रही है नरेश सक्सेना की कविता। एक जगह वो कहते हैं, नरेश सक्सेना, कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी की पूरी किताब। गांधी जानते थे कि पढ़ने की जो दुनिया है उसमें दुर्भाग्य से दीमकों की तरह चाटने वाले लोगों की ही तादाद ज़्यादा है। इसलिए वो बार बार बात कर रहे थे बुनियादी तालीम का जिक्र करते हुए कि जो हमारे कुटीर उद्योग हैं या हस्तकौशल से निर्मित एक खूबसूरत दुनिया है, उसको कैसे मुकम्मल किया जाए। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रावधान रखा है। बंशीधर जी हमारे विश्वविद्यालय में कौशल विकास के बहुत सारे पाठ्यक्रमों को किस तरह से संयोजित किया जाएगा, इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमने बहुत सारे विभागों से इस तरह के पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए आग्रह भी किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और जो शिक्षा मंत्रालय है उसके निर्देशानुसार और हमारी जो राज्य सरकार है उसके निर्देशानुसार, उच्च शिक्षा के निर्देश के मुताबिक, कि कौशल विकास के लक्ष्य कैसे हासिल किए जा सकते हैं। और ये कौशल विकास केवल फौरी तौर पर बनाया जाने वाला पाठ्यक्रम या उद्यम नहीं है। उसमें गांधी के सपनों को मुकम्मल करने की जो नीतियां थीं, उसे कैसे नए दौर में, आपको पता ही है कि 1990 तक हमारे राज्य की नीति जो थी वो जन कल्याणकारी थी। अभी हम प्रतिस्पर्धात्मक राज्य के रूप में उभरे हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मक राज्य में किस तरह से कौशल को प्रतिस्पर्धा के रूप में रूपांतरित करके बेहतर लक्ष्य को हासिल किया जाए, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जब बात हम करते हैं या उसका जिक्र करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कौशल विकास के पारंपरिक स्रोतों के साथ जो नई दुनिया हमारे सामने उभर कर आई है, उसके साथ कैसे कदम ताल मिलाते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो यह बात है या कौशल विकास का जो यह लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसका प्रस्थान बिंदु महात्मा गांधी की नीति ही है।
निश्चित रूप से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जैसा कि उन्होंने कहा निरंजन सहाय जी ने, जो प्रस्थान बिंदु है कौशल विकास का, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश में हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से ही, और वह जो कार्यक्रम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। तो हम चाहेंगे प्रोफेसर बंशीधर जी, ये जो कार्यक्रम है आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें गांधी किस रूप में आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात गांधी के संदर्भ में यह थी कि गांधी ने कहा कि जो भी उत्पाद हों वो स्थानीयता को ध्यान में रख के और व्यक्ति के भीतर ऐसे कौशल का विकास किया जाए जो स्थानीयता को ही ध्यान में रख के किया जाए, ताकि वह वहाँ से वो उत्पादन वहाँ की स्पेसिफिक हो सके। इसी रूप में गांधी जी ने यहाँ पे सेवापुरी में गांधी आश्रम की स्थापना की और बनारस के जो स्थानीय उत्पाद थे और उसको यहाँ पे उत्पादन करने की व्यवस्था की। इसके पीछे की मंशा क्या थी? एक तो ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पढ़ाई या अन्य विकास के साथ साथ कम से कम उसके अंदर एक कौशल का विकास होगा। कौशल का विकास होगा तो वो अपने साथ साथ अन्य भी लोगों के लिए उत्पाद कर सकेगा और साथ साथ अपनी जीवन यापन भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेगा। ऐसा करके हम व्यक्ति का पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोक सकते हैं। गांवों से शहरों की ओर जो भीड़ का जाना है वो रोक सकते हैं, और जब यह रुकेगा तो गांव का एक संपूर्ण विकास होगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, राज्य आत्मनिर्भर होगा और पूरा भारत आत्मनिर्भर होगा। और इसी आत्मनिर्भरता के चलते ही यही हमारी एक ऐसी विलक्षण योग्यता है, या कह सकते हैं कि ऐसा विलक्षण धर्म है जो हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। क्योंकि भारत एक बहुभाषीय और बहु प्रकार की जो अलग तरह की योग्यताओं वाला देश है, जहां अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तरफ कोल भील की ऐसी अवधारणा या ऐसे लोग जिनकी विलक्षण योग्यताएं हैं, उनका उपयोग किया जाए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले, जिनकी एक अलग प्रकार की योग्यताएं हैं और अलग प्रकार के उनकी क्षमताएं हैं। दक्षिण भारत में अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर हम इन सभी को ही स्थानीय आधारों पर विकसित कर लें तो हमारे पास उत्पादों की अनेक संख्या होगी और वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान अलग तरह की बनेगी, और हम दूसरों का अनुकरण न करके स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे और भारत को दूसरे लोगों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और इस आधार पे जो आज के प्रधानमंत्री जी की वैश्विक गुरु की संकल्पना है, मुझे लगता है कि इसमें गांधी का यही विचार कहीं न कहीं सन्निहित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि हम भारत को, जो एक बहुविध चिंतन वाला देश है, जहाँ की इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं, इतने सारे रीति रिवाज हैं, इतने सारे पर्व त्यौहार हैं, और उसका जो मौलिक आधार है, वो उसकी जो आत्मा है वो भारतीयता है, इंडियननेस जिसको हम कहते हैं वो है। और हम कहते हैं कि जो भाषा जो है वो हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभी हिंदी पर चर्चा हो रही है क्योंकि हिंदी का ये पखवाड़ा भी चल रहा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दृष्टि में भाषा महत्वपूर्ण था, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमें ऐसी ही भाषा में संवाद करने की आवश्यकता है जो दुनिया के या भारत के सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। तो उन्होंने हिंदी को बहुत प्रश्रय दिया। हमारे साथ हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि गांधी को भाषा के दृष्टिकोण से किस तरह से आप देखते हैं, और गांधी किस तरह की भाषा की बात करते हैं? लाजवाब हैं विचारक गांधी। ज़रा सोचिए कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली बरती जा रही हों, तिब्बती चीनी परिवार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार, मुंडा आश्रित परिवार, इतने तरह की विविधताओं वाला देश, जिसमें एक तरफ तो तिब्बत और चीन में बोली जाने वाली भाषाओं की माँ, और हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं की माँ एक ही है। उसी तरह मुंडा आश्रित परिवार की जो भाषाएं बोली बरती जाती हैं उनकी माँ, और अफ्रीका के आदिवासियों की भाषाओं की माँ एक ही है। एक ऐसे देश में भाषा का सवाल बड़ा जटिल था, लेकिन गांधी इतने लाजवाब थे कि इस जटिलता को जब उन्होंने देखा तो उसके लिए संधान का रास्ता भी निकाला। उन्होंने यह खूब महसूस किया कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें हिंदी स्वभावतः संवाद की भाषा रही है। और गांधी के पहले जो हम याद करते हैं, उनके प्यारे जो संत थे, वैष्णव जन को तेणे कहिए पीर पराई जाने रे, गाने वाले जो गुजराती नरसिंह मेहता थे, वो ये बात जानते थे कि पूरे हिंदुस्तान में आपसी संवाद की भाषा या संपर्क की भाषा मध्य देश में बोली जाने वाली हिंदी ही रही है। कोई केरल का आदमी बंगाल के आदमी से बात करता है तो वह मलयालम या बांग्ला में बात नहीं करता, वह हिंदी का प्रयोग करता है।
गांधी इस बात को समझते थे, इसलिए उनके लिए भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। जी, भाषा के स्तर पर निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे लिए पूज्य हैं। और नरसिंह मेहता की वो जो पंक्तियां हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, यदि हम किसी दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हैं तो गांधी के जीवन दर्शन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। गांधी अभी भी उतने ही हमारे लिए जीवंत हैं जितने थे और हमारे लिए दिशा निर्देशक रहेंगे। आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।